तो बच्चों अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फिटर का अगला सेट, और अभी जो हमारे जाने वाला है वो फिटर का सेट नंबर 07 है ना। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग यहाँ फिटर के 6 सेट पढ़ चुके हैं। कल बच्चों संडे था और कल मुझे थोड़ा काम था, इसलिए कल की क्लास नहीं आ पाई थी, मुझे उसका बहुत खेद है। मैंने कोशिश की थी कि संडे को मैं 2 सेट दे दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आज एक 7वां जा रहा है और कल मैं आपको फिटर का 2 सेट दे दूं, यानी कल तक 9 सेट कंप्लीट कर दूंगा 101%। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि रिविटिंग क्रिया में एक्स बताइए क्या है। बच्चों यहां पर देखो एक रिविटिंग प्रोसेस दिखाई दिया और यहां एक टूल दिखाई दिया है। आप देखो यहां पर एक ऐसा टूल दिखाई दिया है जो हमारे जोड़े जाने वाली दोनों प्लेटों का गैप सेट कर रहा है। ये देखिए जोड़े जाने वाले दोनों प्लेटों का ये गैप सेट कर रहा है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी कभी जोड़े जाने वाले प्लेटों को लीड प्रूफ बनाया जाता है, ये ज्वाइंट, ये जो ज्वाइंट बना है ना जो जोड़े जाने वाली प्लेटों का, उसको गैप कम किया जाता है, तो बच्चों इस प्रोसेस को बोला जाता है फुलरिंग। ओके, तो फुलरिंग एक तरह का प्रोसेस होता है जो कि रिविटिंग क्रिया में किया जाता है। मैं इससे पहले एक और बात बता दूंगा, आप पहले वाला सेट देखिए और आज वाला सेट देखिए। मैं आपको कोशिश करता हूं कि हर बार मैं आपको कुछ ऐसा पढ़ाऊं जो आपके एग्जाम के लिए बड़ा जरूरी है। रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड कॉन्सेप्ट में बहुत कम लाने की कोशिश करता हूं। 1-2 क्वेश्चन भले ही रिपीट हो जाते हैं, कई बार माइंड में नहीं याद रहता कि मैंने इतना ये पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, उसकी मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको रिपीटेड कॉन्सेप्ट कम से कम दूं, है ना। चलो, तो जैसे कि याला अभी तक नहीं हुआ था तो मुझे याद आ रहा है कि कॉटन और फुलरिन मैंने आपको बताया ही नहीं, तो मैंने कहा चलो भाई इसका भी एक सवाल ले लेते हैं। तो फुलरिन का मतलब क्या होता है कि जब प्लेटों के बीच का गैप कम किया जाता है, ये देखो ये प्लेटें, तो प्लेटों के बीच का गैप कम किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड फुलरिन। तो ये जो दिखाया गया है ना, इसको यहां एक्स लिख देना, तो ये जो दिखाया गया है बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग फुलरिन। तो ये हमारा फुलरिन टूल है। ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? डी। ये अभी इसरो का एग्जाम हुआ था, उसमें आया हुआ क्वेश्चन था, मैंने कहा चलो उठा लेते हैं इसको, है ना। चलो आ जाइए। इसके बाद अगला सवाल देखिए क्या बोला जा रहा है, रिविट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री। हमेशा इस बात को याद रखना, जो रिविट बनाई जाती है वो हमेशा सॉफ्ट मटेरियल की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है सर? सॉफ्ट मटेरियल की बनाई जाती है रिविट। और बच्चों इसीलिए रिविट जो है किसकी बनाई जा सकती है? अब देखो रबड़, कृत्रिम, है ना, हार्ड स्टील, ये सब सॉफ्ट थोड़ी ना है। माइल्ड स्टील हमारा सॉफ्ट हो सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी। बच्चों ध्यान रखना, माइल्ड स्टील हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ब्रास हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, इनकी हम लोग रिविटिंग बनाते हैं, रिविट बनाते हैं। ठीक है, चलो अरे नेक्स्ट अगला। बच्चों अगला सवाल ये भी हमारे अभी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। कई बार ये एक सिंपल कैलकुलेशन पे बेस्ड सवाल आ जाता है कई बार। सवाल देखिए क्या है, 200 mm लंबाई, 500 mm चौड़ाई और 4 mm मोटाई की 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली स्टील की प्लेट का वजन बताइए, है ना। बच्चों यहां पर द्रव्यमान बताना है कि बताइए इसका द्रव्यमान कितना होने वाला है। तो बच्चों ऐसे सवालों में क्या करना होता है, सबसे पहले आपको डेंसिटी लिख लेनी होती है। तो डेंसिटी है कितनी सर? डेंसिटी है 7.85 और आगे बताइए क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेरे भाई आयतन की बात करते हैं। आयतन क्या है? आयतन बच्चों अगर आयतन की डायमेंशन देखिए तो सारी आयतन की डायमेंशन mm में है, तो इसे सेंटीमीटर बना लेते हैं। बच्चों 2000 mm को अगर सेंटीमीटर बनाया जाएगा तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो 2000 mm मतलब 200 सेंटीमीटर, 500 mm मतलब 50 सेंटीमीटर, 4 mm मतलब 0.4 सेंटीमीटर। हमने देखो इन सबको किसमें बना लिया बच्चों? हमने यहां पर सेंटीमीटर बना लिया। चलो भाई अब जल्दी से सेंटीमीटर बना लिया है तो एक काम करते हैं, पहले आप फटाफट इनका मल्टीप्लाई कर लो। तो 50 का मल्टीप्लाई अगर 0.4 के साथ करेंगे तो 50 गुणे 4 200, लेकिन पॉइंट है तो 20, है ना। फिर 200 ये रहा और इनका मल्टीप्लाई 20 आ गया है मेरे दोस्त। तो फाइनली मुझे बताइए 2 दूनी 4, सर 4000 सेंटीमीटर क्यूब ये इसका आयतन आ गया। यहां तक मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए। चलो भैया द्रव्यमान बताइए, द्रव्यमान कितना हो जाना चाहिए? तो कह देना 7.85 और आयतन बताइए कितना है? 4000। ये तो आप यहां से द्रव्यमान निकाल लो। लेकिन मेरे भाई यहां से जो द्रव्यमान तुम्हारा निकल के आएगा वो किसमें निकल के आएगा? तो कह देना यहां से जो द्रव्यमान निकल के आएगा वो ग्राम में निकल के आएगा। बच्चों अगर यही द्रव्यमान को तुम्हें किलोग्राम में चाहिए तो क्या निकालने पड़ेगा? तो कह देना इसके लिए हमें 7.85 में 1000 का डिवाइड करा दो पहले। तो इसमें जैसे 1000 का डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा किलोग्राम में आएगा, केजी में। अब 7.85 इंटू 4 ये मुझे बताइए कितना आएगा? 7 चौको 28, 8 चौको 32,
यानी 32 से थोड़ा सा नीचे आने वाला है, तो 31.4 kg इस सवाल का सही उत्तर होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोग के फिटर में पूछे जाते हैं और आपको तैयार करने हैं इस तरह के सवाल भी। ओके भाई, तो आंसर हमारा लगभग मैं बता रहा हूं 31.4 आएगा। नेक्स्ट आइए अगला बच्चों, अगला सवाल देखिए क्या है। रिवेटिंग क्रिया में एक्स एक चिन्ह दिखाया गया है। ये जो टूल है ना, ये टूल को एक्स से इन्होंने कहा है, ये टूल एक्स है। तो बच्चों अगर ये टूल एक्स है तो बताइए इसका नाम क्या है ना। बच्चों इस टूल को थोड़ा गौर से देखिए, तो ये रिवेट के हेड को सेट कर रहा है। बच्चों ध्यान रखना, जो टूल रिवेट के हेड का बीच का गैप कम करता है, यानी हेड और प्लेटों के बीच का गैप कम करता है, रिवेट का हेड और प्लेटों के बीच का गैप कम करता है बच्चों, उस टूल का भी प्रॉपर एक नाम होता है। ध्यान रखना, उस टूल को बताइए किस नाम से जाना जाता है, कॉकिंग टूल, है ना। तो फुलरिंग टूल क्या करता था, ये प्लेटों के बीच का गैप कम करता है, और कॉकिंग टूल जो है वो रिवेट हेड और प्लेट के बीच का गैप कम करता है। दोनों में डिफरेंस है। ओके चलो नेक्स्ट है अगला बच्चों, अगला सवाल लिखा है कि शीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़े जाने वाले ज्वाइंट का नाम बताइए क्या है। ध्यान रखना, जो हमारा शीट मेटल है ना, तो शीट मेटल में जब दो किनारों को हम एक साथ जोड़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए पहली प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, अगर इन दोनों प्लेटों को आपस में ऐसे जोड़ दिया जाता है बच्चों, तो ध्यान रखना इसको किस नाम से जाना जाता है। क्योंकि यहां शीट मेटल की बात हो रही है सर, यहां कोई वेल्डिंग थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग कि डायरेक्ट जोड़ेंगे। तो शीट मेटल में क्या करते हैं, जोड़ा जाता है तो हमेशा घुमाव देके जोड़ा जाता है। अब देखो, तभी आपके सामने कूलर है, कूलर होगा ना आपके घरों में लोहे वाला, तो लोहे वाले कूलर के वो जो चारों ओर दीवारें होती है वो सब अलग अलग हो जाती है, लेकिन उनको हम जोड़ सकते हैं। उनको जोड़ने के लिए भी हम किनारों को जोड़ते हैं बच्चों, और जब भी कभी किनारों को जोड़ा जाता है तो बताइए उसको किस नाम से जाना जाता है, सीम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दो रिवेट प्लेटों दो शीट मेटल को अगर जोड़ना है, उनके किनारों को जोड़ते हैं तो उसको सीम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए बताओ, रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का क्या उद्देश्य है। ड्रिफ्ट, आप ड्रिफ्ट समझते हैं, है ना बच्चों। ध्यान रखना, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, जब भी कभी हम रिवेटिंग क्रिया करते हैं तो हमें रिवेट पहनाने के लिए उसके सेंटर को अलाइन करना होता है। तो सेंटर को अलाइन करने की क्रिया ड्रिफ्ट कहलाती है। पहला आंसर है रिवेट को पोजीशन में रखना, गलत। धातु से धातु को जोड़ना, गलत। अलाइन द होल्स, ये एकदम सही हो सकता है ना। होल्स को अलाइन करना है, होल को एक सीधी रेखा में रखना सर, उसके लिए हमारी प्रोसेस जो किया जाता है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट आइए अगला बताओ, साइन बार का उपयोग क्या है बच्चों। साइन बार एक तरह के कह सकते हो ऐसी छड़ एक बार होती है ना, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि उसका एंगल मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, एंगल। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई टेपर जॉब है, मेरे पास कोई भी टेपर जॉब है बच्चों, अगर इस टेपर जॉब का हमें टेपर एंगल ये निकालना है, हम साइन बार की मदद से निकाल सकते हैं। स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है साइन बार, है ना। तो ध्यान रखना, इसकी मदद से क्या निकालते हैं, फाइंडिंग द एंगल ऑफ टेपर जॉब। फाइंडिंग द एंगल ऑफ टेपर जॉब, ये हमारा किससे निकाला जाता है सर, साइन बार से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, 2500 mm को निम्न में से क्या लिख सकते हैं, है ना बच्चों। इन्होंने 2500 mm को सेंटीमीटर में पूछा है, डेसीमीटर में पूछा है, ओके, और मीटर में पूछा है। मेरे भाई अगर 2500 mm है तो अगर इसका सेंटीमीटर बनाया जाएगा तो क्या बनेगा, तो इसका सेंटीमीटर बनाया जाएगा तो 250 सेंटीमीटर बनेगा मेरे भाई। अरे 10 से जो है डिवाइड करा दिया। और अगर इसको मीटर बनाया जाएगा मेरे दोस्त, तो 2.5 मीटर बनेगा, है ना। अरे यार ये तो सभी आ रहा है, इनमें से कोई नहीं, गलत लिखा हुआ है। 250 सेंटीमीटर भी आ रहा है और वो भी आ रहा है। और बच्चों अगर इसको डेटा मीटर बनाया जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये डेटा मीटर भी आ रहा है। ये लो भैया, थोड़ा सा इन्होंने 8वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर बनाया वो गलत बनाया। मैं आपको सीट जब दूंगा तो सही करवा दूंगा। अरे अब सुनिए बड़े ध्यान से बच्चों, आपको मैं बता दूं 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते। तो अगर मीटर को डेसीमीटर बनाना है तो 25 भी आ जाएगा। अब देखो इसके हिसाब से हमारे सारे आंसर सही है ना, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही, सब तो सही है। तो ये इनमें से कोई नहीं, यहाँ ये इनमें से कोई नहीं वाला सही आंसर नहीं होना चाहिए था। यहाँ पता क्या होना चाहिए था, ऑल ऑफ दीज। तो मेरे दोस्त अभी जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो उसमें मैं तुरंत इसको सही कहूंगा बिना किसी देरी के, है ना। नेक्स्ट आइए अगला, हार्डनिंग करने के क्या उद्देश्य होते हैं बच्चों। जॉब को हार्ड करने का मतलब ये होता है कि आप उसको निश्चित तापमान तक पहले गर्म कीजिए,
गर्म करने के बाद, ध्यान से सुनिए, गर्म करने के बाद उसे वाटर स्प्रे की मदद से या पानी की मदद से ठंडा कर दीजिए, हार्डनिंग है ना। लेकिन हार्डनिंग करने से क्या होता है, तो बच्चों हार्डनिंग करने से सबसे पहला जो प्रोसेस होता है कि हार्डनेस बढ़ जाती है, हमारी जॉब की क्या बढ़ जाती है, हार्डनेस। तो जॉब की अगर हार्डनेस बढ़ानी है तो हमें कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा, हार्डनिंग। तो भंगुरता को कम कर बढ़ाना गलत, स्टील को मुलायम करना गलत, इंटरनल स्ट्रेस को कम करना। बच्चों इंटरनल स्ट्रेस को कम करने के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस करते हैं, अनिलिंग करते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, टू डेवलप अ हाई हार्डनेस टू रेजिस्ट वियर। यस, ऑप्शन नंबर हमारा डी इस सवाल का सही आंसर होगा कि अगर हमें हार्डनेस लानी है तो हमें हार्डनिंग करनी है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट टाइम 10वां, इनमें से किस धातु से तार नहीं खींचे जा सकते। इन्होंने बोला है इनमें से उस धातु का नाम बताइए जिससे तार नहीं खींचे जा सकते। बच्चों तार का खींचना एक प्रॉपर्टी कहलाता है। अगर कोई पूछे कि तार का खींचना कौन सी प्रॉपर्टी कहलाता है तो कह देना डक्टिलिटी, जिसको आप बोलते हैं तन्यता। क्या बोलते हैं, तन्यता। तो बच्चों डक्टिलिटी हमारे एल्यूमिनियम में होती है, तांबा में होती है, माइल्ड स्टील में होती है, लेकिन ढलवा लोहा में कोई डक्टिलिटी नहीं होती। इसीलिए बोला जाएगा कि कास्ट आयरन से कभी भी आप तार नहीं बना सकते, ना इसमें डक्टिलिटी होती है, ना मैलेबिलिटी होती है। बोलो बात सबको क्लियर है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही आंसर हो। तो ये टेपर टर्निंग टेल स्टॉट ऑफसेट क्या होता है, मतलब मैं आपको बता दूं टेपर टर्निंग करने के 3 मेथड होते हैं। ध्यान रखना, जब भी कभी आपसे पूछे टेपर टर्निंग करने के कितने मेथड होते हैं, कह देना 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड बताइए कौन सा होता है, तो पहला मेथड को बोला जाता है कंपाउंड स्लाइड मेथड, है ना। दूसरा मेथड बताइए कौन सा होता है, टेपर, या दूसरा मेथड बोल दीजिए टेल स्टॉट ऑफसेट मेथड, टेल स्टॉट ऑफसेट मेथड, ये दूसरा मेथड होता है। और याद रखना तीसरा जो मेथड होता है बच्चों, उस मेथड का नाम होता है टेपर अटैचमेंट मेथड। ये 3 मेथड होते हैं हमारे टेपर टर्निंग करने के। अब सुनिए ध्यान से जो मैं बता रहा हूं बच्चों, टेल स्टॉट ऑफसेट मेथड में क्या होता है कि हमारा जो टेल स्टॉट का स्पिंडल है, जहां डेड सेंटर है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। ओके, तो इस सवाल का जो सही आंसर जाना चाहिए, बाई सेटिंग द स्पिंडल ऑफ टेल स्टॉट ऑफसेट। तो ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर होगा। टेल स्टॉट ऑफसेट मेथड में, जैसे कंपाउंड रेस्ट मेथड में क्या होता है, हम टूल को एक एंगल पे मोड़ देते हैं। आप मेरी बात समझो, इसमें टूल को एक एंगल पे मोड़ देते हैं, है ना। इसमें टेल स्टॉट का जो स्पिंडल है उसको एक एंगल पे मोड़ देते हैं, ऑफसेट दे देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से तीसरा मेथड होता है टेपर अटैचमेंट मेथड। इनमें देखो भाई हमारे पास ना इनके बारे में और भी अंदर से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि कंपाउंड स्लाइड मेथड कब यूज करते हैं, तो बच्चों ये मेथड तब यूज करते हैं जब कम लंबाई में ज्यादा टेपर काटना होता है, ठीक है। कम लंबाई में ज्यादा टेपर काटना होता है, ज्यादा टेपर काटना होता है। जब कम लंबाई में ज्यादा टेपर काटना होता है तब ये वाला मेथड यूज करते हैं। टेल स्टॉट ऑफसेट मेथड कब यूज करते हैं, जब ज्यादा लंबाई में कम टेपर काटना होता है ना। तो ध्यान रखना टेल स्टॉट ऑफसेट मेथड का यूज तब होता है बच्चों जब ज्यादा लंबाई में कम टेपर काटना होता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोगों के बारे में मतलब समझना पड़ेगा कि हमें एक क्वेश्चन में कितना समय देना है। लेथ स्पिंडल हैज गॉट, यानी लेथ स्पिंडल में बताइए कौन सी थ्रेड होती है। बहुत प्यारा सवाल है और ये एकदम जाना पहचाना क्वेश्चन है बच्चों। जो स्पिंडल होता है ना वो हम लोग कहाँ लगाते हैं लेथ मशीन में, तो कह देना हेड स्टॉक में। हेड स्टॉक में जब स्पिंडल लगाते हैं बच्चों तो स्पिंडल में पूछा जा रहा है कि बताइए कैसी थ्रेड होती है। तो ध्यान रखिएगा जो लेथ मशीन में हेड स्टॉक होता है और उसमें जब हम स्पिंडल यूज करते हैं बच्चों तो उसमें एक्सटर्नल थ्रेड होती है। कैसी, एक्सटर्नल। मैं आपको थोड़ा डायग्राम बनाकर दिखा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये रहा लेथ सेंटर, लेथ सेंटर जब फिट किया जाएगा बच्चों तो ऐसे स्पिंडल होगा, ऐसे ये देखिए ऐसे होगा ना। तो होता क्या है कि जब हम स्पिंडल को हेड स्टॉक में फिट करते हैं तो यहां इस तरह से थ्रेड बनी होती है फिट करने के लिए, और ये हमारी एक्सटर्नल थ्रेड होगी। हालांकि सेंटर का एंगल भी कई बार पूछा जाता है, 60 डिग्री होता है। इसमें टेपर भी पूछा जाता है कि लेथ के सेंटर में कौन सा टेपर देते हैं, मोर्स स्टैंडर्ड टेपर देते हैं, है ना। और कितना टेपर दिया जाता है तो कह देना 1/20 ये टेपर दिया जाता है। नोट डाउन कर लेना सब लोग। नेक्स्ट आइए, खराब स्पिंडल की रेंज क्या है, मतलब रेंज का मतलब स्पीड की रेंज। देखो आपको कई बार मैंने बताया कि खराद का जो स्पीड होती है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होती है, गुणोत्तर श्रेणी में होती है। लेकिन जनरली जो आप लोग लेथ मशीन यूज करते हो ना उसकी जो स्पीड होती है 1200 से लेकर 3600 आरपीएम तक होती है। 1200 से लेकर 3600 आरपीएम तक इस रेंज में आपको खराद मिल सकती है।
मार्केट में, ऑप्शन नंबर ए। ये डायरेक्ट डेटा है, याद करना है। ये लो 14 नंबर सवाल, बहुत प्यारा सवाल है। इन्होंने बोला है 4 टीपीआई लीड स्क्रू और 17 टीपीआई के कटआउट के लिए परिवर्तन गियर बताओ। अब देखो यहां पर मैं एक दो चीजें आपको समझाता हूं, ये शायद पहली बार आया है आप लोगों में। बच्चों जब आप मार्केट में लेथ मशीन लेने जाते हो ना, तो बहुत सारे आप लोगों को गियर मिलते हैं। बहुत सारे आप लोगों को क्या मिलते हैं? गियर मिलते हैं। जब आप मार्केट में लेथ मशीन लेने जाइए तो बहुत सारे गियर मिलेंगे। बच्चों जो आपको गियर मिलते हैं उनमें शुरुआत दांतों की संख्या 20 से होती है। 20, 25, 30, 35, 40, ये सब आपको गियर मिलेंगे। इवन जो है आपको 110 दांतों की संख्या वाला भी मिलेगा, 115 वाला भी मिलेगा, 120 वाला भी मिलेगा, आपको 125 दांतों की संख्या वाला गियर भी मिलेगा, और बच्चों लास्ट में आपको 127 दांतों की संख्या वाला गियर भी मिलेगा। मतलब ऐसे बहुत सारे गियर मिलते हैं साथ में, ठीक है। तो देखो कहां से शुरुआत होती है? 20, 25, 5 के गैप पर 125 में, और लास्ट में हमारा 127। इनमें से कुछ भी गियर यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनो। देखो होता क्या है कि जब हमें गियर का अनुपात निकालना होता है, यानी पहले तो ऊपर स्पिंडल ले लो, है ना बच्चों। स्पिंडल के अनुसार गियर, लीड स्क्रू के अनुसार गियर। भाई ऊपर हेड स्टॉक में लगा होगा स्पिंडल और नीचे लीड स्क्रू में लगा होगा लीड स्क्रू। तो बच्चों स्पिंडल, इनका जो अनुपात होता है वो पिच के अनुपात के समानुपाती होता है ना। लेकिन जब ये स्पीड में पूछा जाता है बच्चों, तो स्पीड में ध्यान रखना ये उल्टा हो जाता है। स्पीड में क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। तो कंप्लीट फॉर्मूला ये होता है, मैंने इसका 8 फॉर्मूला आप लोगों को पहले बता रखा है, हरा 8 फॉर्मूला पहले बता रखा है, ठीक है। तो बच्चों हमें 4 टीपीआई की लीड स्क्रू लेथ पर, अब देखो 4 टीपीआई लीड स्क्रू लेथ, मतलब कहने का ये है कि अगर मैं लीड स्क्रू की पिच पूछूं तो डायरेक्ट मैं कह सकता हूं 4 टीपीआई का मतलब होता है 8/4 इंच। पिछली बार मैंने बताया था कि टीपीआई से डायरेक्ट हम पिच कैसे निकालते, उल्टा करके। 17 टीपीआई का कटाव काटना है, यानी स्पिंडल के लिए आप कह सकते हैं कि बताइए कितना हो जाएगा? 8/17 इंच। 8/17 इंच। तो बोला जा रहा है कि बताइए कौन से गियर इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे अगर गियर का रेशियो चाहिए, हरा TS/TL चाहिए। एस का मतलब हो गया कि जो स्पिंडल के लिए, एल का मतलब जो लीड स्क्रू के लिए। तो इसका आंसर जाना चाहिए सर 8/17 PS/PL के साथ 8/4। मेरे भाई 4/17 हमें जो भी गियर के दांतों की संख्या चाहिए, जो भी गियर के दांतों की संख्या चाहिए उसमें ऊपर 4 नीचे 17 होना चाहिए। मुद्दे की बात यह है कि हमारे पास जो लेथ मशीन मिलती है उसमें ना ही 4 का कोई गियर मिलता है, ना ही 17 का। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐसा बनाते हैं मल्टीप्लाई करके, ताकि इनमें से कोई गियर बन सके, है ना। तो अगर ऊपर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो 20 वाला गियर भी बन जाएगा और 17 × 85, 20 और 85 के गियर हम यूज कर सकते हैं, है ना। कोई कहेगा 6 का मल्टीप्लाई कर दो, कोई कहेगा 10 का मल्टीप्लाई कर दो। अरे भैया 10 का ऊपर करोगे 10 × 40, यहाँ 10 का करोगे 170। 170 वाला तो गियर आपको मिलता ही नहीं ना लेथ मशीन में, कहाँ मिलता है 170 वाला, है ना। कोई कहेगा कि कोई और मल्टीप्लाई कर सकते हैं 8 सा, भैया 8 × 32 वाला कोई गियर ही नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। इसीलिए इस सवाल का जो आंसर जाएगा वो 20 और 85, सर 20 और 85 वाले गियर के साथ जाना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए अगला बताओ बच्चों। बोला जा रहा है कटिंग टूल सिग्नेचर का अंतिम तत्व क्या है ना। टूल सिग्नेचर की बात हो रही है। टूल सिग्नेचर में सबसे पहला होता है बैक रेट एंगल, फिर आता है साइड रेट एंगल, ओके। फिर आता है तुम्हारा इंड रिलीफ एंगल, फिर साइड रिलीफ एंगल, इंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, और बच्चों लास्ट में आता है नोज रेडियस आर। ये आर हमारी नोज रेडियस होती है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं सबसे लास्ट में जो टर्म आता है वो बताइए कौन सा टर्म आता है। तो सबसे लास्ट में जो टर्म आता है वो आता है नोज रेडियस। वो भी दोस्त ध्यान रखना, ये जो नोज रेडियस होता है वो किसमें होता है, तो कह देना वो होता है तुम्हारा mm में। किसमें होता है? mm में होता है। तो आंसर बताइए इस सवाल का किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाने वाला है, नोज रेडियस के साथ, क्योंकि अंतिम एलिमेंट पूछा जा रहा था। नेक्स्ट आइए अगला बताओ। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लेथ मशीन को निर्दिष्ट करने के लिए नहीं किया जाता है? इनमें से बताइए, इनमें से किसका प्रयोग लेथ मशीन को निर्दिष्ट करने के लिए नहीं किया जाता, है ना। यानी इनमें से कौन लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन नहीं करता? तो कहना बेड की कुल लंबाई करता है, केंद्रों के बीच की दूरी करता है, ये सब मैंने बताया। और स्विंग डायमीटर मतलब हमारा जॉब कितना डायमीटर में घूम सकता है वो भी करता है।
लेकिन मार्केट में लेंथ की ऊंचाई, बच्चों लेंथ की ऊंचाई से कोई भी हमारा लेंथ मशीन नहीं मिलती, तो ये हमारा कह सकते हो कि लेंथ का स्पेसिफिकेशन नहीं करता। हाँ, अगर यहां सेंटर की ऊंचाई लिखा होता तो ये आंसर सही हो सकता था, मतलब सेंटर की ऊंचाई स्पेसिफिकेशन करता है, सेंटर की ऊंचाई फ्रॉम द बेड, सेंटर की ऊंचाई फ्रॉम द कैरेज। लेकिन लेंथ की ऊंचाई क्या है सर, ये तो कुछ है ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए, ये स्पेसिफिकेशन नहीं करता। अगला सवाल देखिए 17वां, गियर दांतों की मोटाई नापी जाती है। इन्होंने बोला है गियर दांतों की मोटाई बताइए कैसे नापी जाती है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास गियर दांता ही है ऐसे, तो बच्चों गियर दांतों की जो मोटाई होती है वो आप ऊपर से नीचे कहीं भी देखिए, है ना, ऊपर से नीचे किसी भी पॉइंट पे गियर दांतों की मोटाई देखिए, तो बच्चों अलग अलग पॉइंट पे गियर दांतों की मोटाई अलग अलग है। आप चाहे देख लो, तो किस पॉइंट पे नापेंगे, तो गियर दांतों की मोटाई हमेशा जो नापी जाती है बच्चों वो किस सर्कल के अलाउंड मापी जाती है, पिच सर्कल। तो जो हमारा पिच सर्कल है ना सर, पिच सर्कल के अलाउंड हम लोग गियर दांतों की मोटाई को माप सकते हैं, इसके अलाउंड ऐसे, ओके। तो अलाउंड द पिच सर्कल, पिच सर्कल के अलाउंड, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी वाला सवाल का सही आंसर होगा। भाई जब गियर दांतों की मोटाई अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है तो किसके अलाउंड मापी जाएगी, पिच सर्कल के अलाउंड मापी जाएगी। अरे बच्चों इसी को पता किस नाम से जानते हैं सर, इसी को एक टर्म भी बोलते हैं सर, इसको बोला जाता है टूथ थिकनेस। क्या बोला जाता है, टूथ थिकनेस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए अगला, नकल थ्रेड का उपयोग कहां किया जाता है। बहुत प्यारा सवाल है और सबसे ज्यादा कॉमन सवाल। आपको पता नकल थ्रेड होती कैसी है बच्चों, नकल थ्रेड ऐसी होती है, बस यही सबसे सिंपल नकल थ्रेड है, जिसका ट्विस्ट और रूट कैसा होता है, तो कह देना इसका जो ट्विस्ट और रूट होता है बच्चों वो गोलाकार होता है। कैसा होता है, ये भी गोलाकार, ये भी गोलाकार। तो जिसका ट्विस्ट और रूट गोलाकार होता है वो हमारी नकल थ्रेड होती है। और याद रखिएगा नकल थ्रेड का जो उपयोग होता है वो रेलवे कपलिंग के लिए किया जाता है, हरा। तो रेलवे कपलिंग को जोड़ने के लिए हम लोग नकल थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए बच्चों, नकल थ्रेड में एक दो चीजें हैं मैं आपको बता दूं। एक तो इसकी गहराई बहुत पूछी जाती है, दूसरा ये जो स्फीयर बना है इस स्फीयर की रेडियस बहुत पूछी जाती है। बच्चों जब भी कभी नकल थ्रेड की गहराई पूछी जाएगी, गहराई, तो हमेशा आपको बताना है 0.5 पी, पी यहां पर पिच है ना। और नकल थ्रेड की रेडियस पूछी जाएगी कि बताइए नकल थ्रेड की रेडियस कितनी है, तो हमेशा आपको बताना है 0.25 पी, यानी पिच का 1/4, पिच का 1/4, जबकि गहराई होती है पिच की आधी, ओके। तो गहराई पिच की आधी होगी और ध्यान रखिएगा जो हमारी रेडियस होगी वो पिच की 1/4 होगी। ये दोनों बातें आपसे एग्जाम में पूछता है। बच्चों स्क्रू जेट की यांत्रिक दक्षता क्या होती है ना, आपने सिंपल स्क्रू जेट पढ़ा होगा। बच्चों ध्यान रखना जो हमारा सिंपल स्क्रू जेट होता है उसका वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर, कहना वेलोसिटी रेशियो होता है प्रयास द्वारा चली गई दूरी। तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी 2πr हो जाती है, क्योंकि हैंडल घुमाना होता है और हैंडल को जब आप घुमाते हैं तो 2πr पर आधी के बराबर और डिवाइड बाई पिच। तो ये तुम्हारा वेलोसिटी रेशियो है। लेकिन जब ध्यान रखिएगा स्क्रू जेट की दक्षता 100% होती है, तो मेरे भाई 100% होने पर जितना वेलोसिटी रेशियो आता है सर वही हमारा पिच बन जाता है, वही हमारा क्या बन जाता है, सॉरी मैकेनिकल एडवांटेज बन जाता है। पिच ना बोलिए, क्या बोला जा रहा है इसको, मैकेनिकल एडवांटेज, ध्यान रखिएगा। तो 2πr डिवाइड बाई पी। अब r नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं बच्चों, l तो लिखा है 2πl/p, पिच टू पी कहते हैं ना। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों आपस में कब बराबर होते हैं सर, ये दोनों आपस में तभी बराबर होते हैं जब बताइए दक्षता कितने % हो जाती है सर, 100% हो जाती है। नेक्स्ट आइए अगला, बताइए 20वां नंबर, ब्रिटिश चूड़ियों में कौन कौन सी चूड़ियां आती है ना। ब्रिटिश चूड़ियों में ध्यान रखना जब भी कभी हम ब्रिटिश थ्रेड में पूछते हैं कि कौन कौन सी थ्रेड आती है, तो एक तो BSW थ्रेड आती है, BSF, BSP, BA, ये सारी की सारी थ्रेड हमारी ब्रिटिश में ही आती है। मैं पूरे नाम आप लोगों को देखो याद होने चाहिए, मैंने कई बार बताए भी हैं, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान सुनो। इसका पूरा नाम होता है ब्रिटिश एसोसिएशन, है ना, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन, एफ से फाइन है ना, फाइन थ्रेड, ओके। फिर ब्रिटिश स्टैंडर्ड विदवर्थ थ्रेड। ये सारे के सारे नाम आप लोगों को एकदम क्लियर कट समझ में आने चाहिए। फिलहाल इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रिटिश में।
हाँ, अब देखो अभी तक मैं बार बार यही बात बोलता हूं कि मैं आपको ना पूरा का पूरा फिटर इन 10 ट्रेड में या ये 10 सेट में सॉल्व आने वाला हूं। तो मैं देखता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। जैसे कि अभी मुझे ना अभी तक हम लोगों का 7वां सेट चल रहा है, शायद मैंने एक भी क्वेश्चन आपको सरफेस रफनेस से नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग सरफेस रफनेस को ही पढ़ ले, समझ ले। अब ये 21 नंबर सवाल देखिए क्या है, सरफेस रफनेस ग्रेड N10 इनमें से क्या है ना। यानी N10 के लिए रफनेस का मान तुमसे पूछा जा रहा है, RA की वैल्यू पूछी जा रही है कि बताइए RA की वैल्यू क्या है। अब मेरी बात को बड़े कायदे के साथ सुनिएगा जो मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक है। ये RA क्या होता है, तो RA क्या होता है मैं उससे पहले समझा दूं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई जॉब है, अरे बच्चों किसी भी जॉब को जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हो ना तो उसके अंदर ढेर सारे इरेगुलरिटी मिलती हैं, ऐसे ऐसे। बच्चों ये जो इरेगुलरिटी मिलती है इसको हिंदी में अनियमितताएं भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अनियमितताएं भी कहते हैं। और इंग्लिश बताइए किस नाम से जाना जाता है, इरेगुलरिटी। अरे बच्चों इन्हीं इरेगुलरिटी का जो एवरेज मान होता है, इनकी जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई मिल रही है सर, इन्हीं ऊंचाई का जो औसत मान होता है बच्चों उसी को हम लोग RA कहते हैं। क्या बोलते हैं, RA। अरे कई बार आप इसको RA को एवरेज सरफेस रफनेस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो हमने रफनेस का R ले लिया, एवरेज का A ले लिया, इसीलिए बताइए हम इसको क्या बोलते हैं, एवरेज सरफेस रफनेस। देखो ये H जितना ज्यादा होगा रफनेस हमारी उतनी ज्यादा होगी, है ना। लेकिन ये H अलग अलग पॉइंटों पर अलग अलग मिलता है, तो हमें एक एवरेज निकालना होता है, तो वही एवरेज हमने निकाल लिया, इसी को बोला जाता है एवरेज सरफेस रफनेस। अब बच्चों एवरेज सरफेस रफनेस के लिए हम लोगों को ग्रेड देने होते हैं, तो इन्होंने बोला है N10 का बताइए मान क्या है। रटना बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को आप भूल जाइए, मार दीजिए गोली। चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये रफनेस याद कैसे करना है। बच्चों हमें N12 से शुरुआत करनी है, कहां से शुरुआत करनी है, N12 से। अरे N12 हो गया, N11 हो गया, N10 हो गया, N9 हो गया, N जो है 8 हो गया, N7 हो गया, N6 हो गया, N5 हो गया, N4 हो गया, N3 हो गया, N2 हो गया, N1 हो गया। देखो तो मैंने यहां पर जो है पूरा का पूरा N है ना नंबर्स लिख लिए। बच्चों इसमें से सिर्फ एक वैल्यू याद करनी है, वो वैल्यू है N12 की। ध्यान रखना N12 जो होता है वो 50 माइक्रोमीटर होता है। क्या होता है बच्चों, 50 माइक्रोमीटर। आप मेरी बात समझो, यानी जो N12 होगा वो 50 माइक्रोमीटर होगा। बताइए ये बात सबको क्लियर हो गई, है ना। अब ध्यान से सुनो मैं जो बता रहा हूं सर, जब N12 50 का आधा कर देते हैं तो N11 मिल जाता है 25 माइक्रोमीटर। इसका भी आधा कर देते हैं तो 50 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5 माइक्रोमीटर। इसका भी आधा कर देते हैं तो 6.25 ऐसे लिखा है ना। और 6.25 नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, 6.3 के आसपास मान लीजिए इसको। और 6.3 का जो आधा हो जाएगा वो लगभग कितना हो जाएगा, 3.2। आप 6.25 करते तब भी वही था, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस आप ये याद कर लो 6.25 न लिख के 6.3 और उसका भी आधा जो है 3.2। 3.2 का आधा, अब आधा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 1.6 का आधा 0.8, 0.8 का आधा 0.4, 0.4 का आधा 0.2। सही चल रहा है ना, बिल्कुल। N3 0.1, 0.1 का आधा 0.05 और 0.05 का आधा 0.025। ये लीजिए, आप मेरी बात समझो, ठीक है। तो जब भी कभी इनकी वैल्यू याद करनी हो, कुछ नहीं N12 याद कर लो कि N12 क्या होता है सर, N12 होता है 50 माइक्रोमीटर। ये पता क्या है, एक्चुअली में ये RA की वैल्यू है, जो अभी आपने RA निकाला था ना, एवरेज सरफेस रफनेस। कहीं लिखा भी होगा, लिखा है रफनेस ग्रेड सिंपल, हाँ वो लिखा है, नंबर्स RA लिखा हुआ है वहां पर, रफनेस वैल्यू, ठीक है। तो ये RA की वैल्यू है। तो N12 कितना है सर, N12 है 50 माइक्रोमीटर, N11 25, N10 25 का आधा 12.5, फिर N10 के बाद N9 12.8 का आधा, वैसे 6.25 होना चाहिए लेकिन 6.3, फिर N8 3.2, उसी तरह से फिर आधा करते करते चले जाएंगे। बोलो भाई यहां तक बात सबको क्लियर है। अब दूसरी बात सुनो, अब आप ये देखिए कि इनमें से सबसे ज्यादा रफनेस कहां है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो N12 है ना, ये मैक्सिमम रफनेस है, ये शो करेगा मैक्सिमम रफनेस, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू है ये। तो मैक्सिमम रफनेस कौन सा शो करता है, तो कह देना मैक्सिमम रफनेस शो करेगा N12।
और बच्चों यहां पर ये जो N1 है ना, ये N1 क्या शो करता है सर? N1 शो करता है मिनिमम रफनेस। तो बच्चों मिनिमम रफनेस बताइए कौन शो करता है? तो कह देना N1। हाँ मेरी बात समझो, ठीक है। अब दूसरी बात सुनो बच्चों, इसको भी अलग अलग ग्रेड में डिवाइड किया गया है। जैसे कि जो N12 है ना, ये मैक्सिमम रफनेस है और इसको इस तरह से शो किया गया, सिर्फ N12 को ध्यान रखना, ये सिंबल है। फिर N11 और N10, बच्चों N11 और N10 को एक त्रिभुज से शो किया गया, लेकिन ये त्रिभुज उल्टा त्रिभुज है ऐसे, ओके। फिर N10 के बाद देखो N9 से 7, तो 9 से जो 7 हो रहा बच्चों, इसको शो किया गया है दो त्रिभुज से, देख लीजिए चाहे ऐसे। फिर N6 से शुरुआत करके N4 में आई है, 3-3 के पेयर बना रहे हैं हम लोग। ऊपर एक था, फिर 2, बाकी फिर 3-3, फिर यहां 3 त्रिभुज हो जाएंगे ऐसे ऐसे। फिर इसके बाद यहां पर ये देखिए, ये हमारा कह सकते हो सर, इसको बोला जाता है ये 4 त्रिभुज से शो करेंगे ऐसे, है ना। तो आप लोग समझ पा रहे हैं ना, मैक्सिमम रफनेस सरफेस इससे शो होती है, मिनिमम सरफेस रफनेस हमारी इससे शो होती है, ये 4 त्रिभुज वाले से, ठीक है। बच्चों कई बार जो है ना, ध्यान से सुनो, मिनिमम रफनेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं सर? जहां मिनिमम रफनेस होगी तो वहां कहेंगे कि भैया इसकी सरफेस फिनिश सबसे बेस्ट है ना। मिनिमम रफनेस का क्या मतलब होता है सर? मिनिमम रफनेस का मतलब होता है बेस्ट सरफेस फिनिश, बेस्ट सरफेस फिनिश। तो बेस्ट सरफेस फिनिश को किससे शो करते हैं? तो कह देना 4 त्रिभुज उल्टा कर दो, बेस्ट सरफेस फिनिश हो जाएगा। आप इसको रटना नहीं, मैं पहले बता दूं, है ना। और ये मैक्सिमम रफनेस क्या होती है? तो कह देना सबसे खराब को क्या बोलते हैं? रोस्ट बोलते हैं, रस्ट, ठीक है। तो रस्ट बोल दीजिए इसको, मुझे स्पेलिंग बहुत ज्यादा नहीं याद है, तो रस्ट सरफेस फिनिश, ठीक है। आप देख लेना एक बार स्पेलिंग। तो बच्चों सबसे बेकार जो सरफेस फिनिश होगी, सबसे बेकार सरफेस फिनिश वो N12 की होगी, जिसको शो किया जा रहा है ऐसे एक टर्म से। मेरे भाई आपको याद हो गया होगा। अब प्रश्न को पहले देख लेते हैं। प्रश्न क्या था कि इन्होंने N10 पूछा था, तो N पहले 12 क्या था 50, N11 क्या था 25, N10 कितना हो जाएगा 12.5। तो आंसर इसका 12.5 माइक्रोमीटर के साथ जाने वाला है। आई थिंक आपको मेरी बात एकदम याद हो रही होगी। अच्छा, अब मैं आगे की मुद्दे की बात करता हूं। यहां तक तो क्लियर है। अब यहां पर भी देखिए कुछ इमेजेस मुझे आपको बना के दिखानी होगी इसी में। चलो मैं बना के दिखा ही देता हूं, है ना। चलो इसमें बना के दिखा देता हूं। इसमें जैसे कि पहले यहां पर देखते हैं सवाल क्या बोला जा रहा है, दिए गए सरफेस रफनेस में कौन सा सबसे फिनिश सरफेस है। देखो बोला सबसे फिनिश, तो सबसे खराब या सबसे खराब सरफेस फिनिश ये थी, उससे अच्छी सरफेस फिनिश ये, उससे अच्छी ये, उससे अच्छी है। तो सबसे बेस्ट सरफेस फिनिश हमारी ये होगी, है ना। सबसे बेस्ट सरफेस फिनिश हमारी ये होगी। बोलो भाई बात सबको क्लियर है। तो सबसे बेस्ट सरफेस फिनिश का मतलब क्या होता है सर? मिनिमम रफनेस, है ना, मिनिमम रफनेस। तो दाखना आप कह सकते हैं कि ये वो टर्म होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा जिसमें मिनिमम रफनेस मिलेगी। अब मिनिमम रफनेस का मतलब यही होता है बेस्ट सरफेस फिनिश। उल्टा होता है ना भाई, देखो सरफेस फिनिश और रफनेस एक दूसरे की उल्टी होती है। तो कई बार ये लोग रफनेस वर्ड यूज करते हैं, कई बार सरफेस फिनिश वर्ड यूज करते हैं। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये मिनिमम रफनेस है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि ये हमारा बेस्ट सरफेस फिनिश है ना। अब आपको यह भी याद करना होता है कि इसमें कौन कौन से ग्रेड शामिल होते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, ये वाला जो सिंबल होता है इसमें शामिल होता है N12, सिर्फ N12, है ना। फिर दो त्रिभुज वाले में दो शामिल होंगे, N11 शामिल होगा, N10 शामिल होगा। अब मेरी बात समझो, ओके। फिर इसके बाद दो में नहीं, उल्टा कर दिया, दो के बाद अभी 8 का नंबर भी तो आएगा, 8 में शामिल होगा N11 N10 ऐसे। लेकिन अगर ये दो त्रिभुज होते उल्टे तो N10 तक हो गया, आप 3-3 को ले लीजिए, यानी यहां पर बताइए क्या हो जाएगा, N9 हो जाएगा, N8 हो जाएगा, N7 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से बताइए यहां पर क्या हो जाएगा, 3 त्रिभुज में सर N6 हो जाएगा, N5 हो जाएगा, N4 हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा सर, यहां हो जाएगा N3 N2 N1। देख लो, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। अब मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूं सरफेस फिनिश के बारे में। देखो सरफेस फिनिश या वाला जो चैप्टर होता है उसमें बहुत सारे हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं। बच्चों उन सिंबल को नाम क्या होता है वो भी सुनिए। बच्चों होता क्या है कि जैसे कि चलो इसको मैं अभी आगे बताता हूं, अभी और आगे क्वेश्चन नेक्स्ट है ना। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आइए, नॉन रिटर्न वाल्व को चेक वाल्व भी कहते हैं, बिल्कुल एकदम सही।
हम लोग पाइप फ्लो में एक नॉन रिटर्न वाल्व यूज करते हैं, उसी को हम चेक वाल्व भी कहते हैं। वो इसलिए चेक वाल्व कहते हैं क्योंकि वो बैक फ्लो नहीं करता। बात समझो, एक बार जो निकल लिया वापस नहीं आएगा, बैक प्रेशर नहीं होने देता, ठीक है। तो आंसर इसका क्या जाएगा, टू प्रिवेंट द बैक प्रेशर ऑफ पाइपलाइन। पाइपलाइन में बैक प्रेशर होने से रोकने के लिए हम नॉन रिटर्न वाल्व यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अगला देखिए 24। बच्चों बोला जा रहा है दिखाए गए सरफेस फिनिश में ई क्या है। हाँ, अब यहां बताता हूं ये ई ए डी क्या होता है, मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले देखो सरफेस फिनिश में हमारा सबसे पहला जो सिंबल होता है वो क्या होता है, सबसे पहला सिंबल ऐसे होता है ये, ठीक है। दूसरा जो सिंबल होता है बच्चों सरफेस फिनिश में वो ये होता है ऐसे, है ना। और तीसरा जो सरफेस फिनिश का सिंबल होता है बच्चों वो ऐसे होता है, ऐसे, है ना। तो पहले तो आप इन तीन को समझो बच्चों। होता क्या है कि मैकेनिकल में जब भी कभी हम लोग इन सब चीजों को समझते हैं ना, तो बार बार हर जगह चीजें लिखना सही नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं हर चीज का, कि जिससे कि लोगों को समझ में आ सके कि हाँ इसको ऐसा बोलेंगे। अब जैसे कि अगर ये कहीं पर चिन्ह बना है, पहली बात तो ध्यान रखना है इसमें उल्टा वी जैसी आकृति बन रही है, ये 60 डिग्री और 60 डिग्री एंगल होता है। हमेशा ध्यान रखना जब ये बनाया जाता है ड्राइंग में, तो इसकी हाइट अगर 1 है ना, तो इसकी हाइट 3 होती है, मतलब ये 8 और 3 के रेशियो में होता है, 8 और 3 के रेशियो में होता है। ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। बोलो भाई, अब सवाल ये है कि इसका मतलब क्या होता है। चलो मैं इसको हटा देता हूं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। पहले मैं केवल चिन्ह बता दूं बच्चों, जब भी कभी ऐसा कोई भी चिन्ह बना हो किसी भी सरफेस में, तो समझ जाना उसका मतलब होता है कि उसमें काम करना बाकी है। अरे इसमें हमें प्रोडक्शन मेथड लगा सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होगा कि हमें यहां पर प्रोडक्शन करना है ना, इन एनी मेथड, किसी भी मेथड द्वारा आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये इसका मतलब है। लेकिन अगर इसी में हमने यहां पर ऊपर लाइन खींच दी, तो इसका मतलब होता है कि यहां पर हमें प्रोडक्शन करना है बाय मेटल रिमूविंग, मतलब हमें प्रोडक्शन करना है, लेकिन हमें वही मेथड इस्तेमाल करना है इसमें जिसमें मेटल को रिमूव किया जा रहा हो, है ना। जैसे कि आप टर्निंग करिए, आप बोरिंग कीजिए, आप ड्रिलिंग कीजिए, जिसमें मेटल को रिमूव किया जा रहा है वो। बच्चों अगर ऐसा लगा यानी वी बना के उल्टा बीच में सर्किल, तो इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है कि इसमें भी हमें प्रोडक्शन करना है ना, बाय नॉन मेटल रिमूविंग, मतलब हमें मेटल को नहीं रिमूव करना है। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें मेटल रिमूव होता ही नहीं है, जैसे कि फोर्जिंग, उसमें मेटल रिमूव होता ही नहीं है ना। जैसे कि हमारा नर्लिन में मेटल रिमूव नहीं होता, तो इसमें हमें बिना मेटल को रिमूव किए हुए प्रोसेस करना है, ध्यान रखना। एक तो ये सिंबल आपको समझ में आने चाहिए। फिर दूसरा क्या होता है कि एक और सिंबल होता है, उसको भी देखिए। जैसे कि मैं इसको ना और अच्छे से बना देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। मैंने यहां पर देखिए इसको आप कंप्लीट करके इस तरह से दिखाया, ऐसे ये हमारा कंप्लीट है। इसमें कौन से पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये बात पहले आप लोगों को नोट डाउन करनी है। बच्चों इसको हमने ए कह दिया, इसको डी कह दिया, इसको हमने ई कह दिया, ऐसे सिंबल लिखा हुआ मिलेगा। इसके अलावा इसको हमने बी कह दिया, इसको हमने सी कह दिया। तो बच्चों बोला जाएगा कि ए बी सी डी ये जो शॉर्ट ये हैं ये क्या है। अरे तो बच्चों ए का नाम तो सबको पता है कि ये जो ए यूज किया जाता है सर, ए होता है एवरेज रफनेस। ए का मतलब क्या होता है कि सर एवरेज रफनेस। तो ए का मतलब ध्यान रखना, ए का मतलब होगा एवरेज रफनेस या रफनेस ग्रेड भी कह सकते हो आप लोग। अरे ई का मतलब क्या होगा सर, ई का मतलब होगा अलाउंस। अलाउंस का मतलब होता है बच्चों छूट, कितनी छूट दी जा रही है। फिर इसके बाद आ जाता है तुम्हारा डी। डी का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ ले। ये जो डी है ना, इस डी का मतलब होगा डायरेक्शन ऑफ ले, है ना। देखो जब भी कभी हम कोई भी प्रोसेस करते हैं तो उसका प्रॉपर एक लेआउट होता है, तो ले की डायरेक्शन को शो करना हम डी। पहले इतना याद कर ले, ए का मतलब क्या होगा एवरेज रफनेस, ई का मतलब क्या होगा अलाउंस, डी का मतलब क्या होगा डायरेक्शन ऑफ ले, ठीक है। जो भी लेआउट है उसकी जो डायरेक्शन है। बच्चों इसके बाद आ जाता है तुम्हारा बी। सर बी का मतलब होता है मेथड ऑफ प्रोडक्शन। सर इस बी का मतलब क्या होता है सर, इस बी ऊपर जो लिखा जाता है उसका नाम होता है मेथड ऑफ प्रोडक्शन। मेथड ऑफ प्रोडक्शन मतलब आप कौन वाला मेथड से प्रोडक्शन करने वाले हो, कौन वाले मेथड से आप प्रोडक्शन करने वाले हो, है ना। सी का मतलब क्या होता है लेंथ होती है, जो भी आपका सैंपल है उसकी लंबाई।
सैंपल की लंबाई। तो सैंपल की जो लंबाई होती है, सैंपल की लंबाई वो हम लोग शो करते हैं सी से, जो उसके नीचे लिखा हुआ है, सैंपल की लंबाई सी से। ठीक है, अब मैं आपको इसको और अच्छे से समझाता हूं कि क्या है ये एक्चुअली में। देखो फिर से मैं ऐसे ही डायग्राम एक बना रहा हूं, ऐसे ऐसे। अब मैं आपको समझाऊंगा कायदे के साथ हर एक चीज को। ऐसे बना दिया मैंने, ऐसे। बच्चों ए हमारा क्या होता है, एवरेज सरफेस रफनेस। बच्चों मैंने अभी बताया ना, एवरेज सरफेस रफनेस 50 माइक्रोमीटर आ सकती है, 25 माइक्रोमीटर आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। तो कई बार यहाँ 50, 25, 12.5 ये सब लिखे होते हैं, कई बार उनका डेढ़ लिखा होता है। जैसे यहां लिख दिया N10 हो गया, N10 हो गया, है ना। ई क्या है, अलाउंस, कितनी आपने अलाउंस दी है, कितनी छूट दी है, वो यहां लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा, ई से शोट किया जाएगा। ओके, यहां क्या लिखा जाएगा सर, यह डायरेक्शन ऑफ ले। ओके, यहां डायरेक्शन ऑफ ले लिखा जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन में है, डायरेक्शन का नाम लिखा जाएगा। फिर इसके बाद यहां बी में मेथड लिखा जाएगा ऊपर। मान लीजिए आपने मिलिंग प्रोसेस किया है इसको बनाने के लिए, तो मिलिंग प्रोसेस किया है तो यहां मिलिंग प्रोसेस लिख देंगे हम लोग। सैंपल की लंबाई, कितनी लंबाई है, 10 मीटर है, 20 मीटर, वो सैंपल की लंबाई लिख देंगे, है ना। तो ये पूरा आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। सवाल में था दर्शाया गया सरफेस रफनेस में ई क्या है। अरे सर ये ई है, तो ई क्या होता है सर, ई हमारी मशीनिंग अलाउंस होती है। अलाउंस को हम छूट भी कहते हैं ना, है ना। तो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, ए वाला उत्तर होगा मशीनिंग अलाउंस, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपके सामने ये लिखा हुआ है कि दर्शाया गया सरफेस रफनेस में चिन्ह बी क्या है। अब ये कितना आसान है, चिन्ह बी पूछ रहा है भैया। मैंने अभी बताया ना बी क्या होता है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हम लोग कौन सा मेथड लगा के प्रोडक्शन करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, डी वाला उत्तर होगा उत्पादन की विधि। नेक्स्ट है अगला। बच्चों रेस्ट फाइल का प्रयोग कहां होता है। मैंने आपको बताया था कि रेस्ट फाइल का जो प्रयोग होता है वो ज्यादातर सॉफ्ट मटेरियल को काटने के लिए होता है। अब उसमें ज्यादातर लकड़ी, चमड़ा, ये सब आता है ना। तो रेस्ट फाइल का यूज कहां पर किया जाता है, तो इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर होना चाहिए। लकड़ी, चमड़े, इनकी फाइलिंग के लिए हम लोग रेस्ट फाइलिंग का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है अगला, ये लो, विच इज द नॉट पार्ट ऑफ अ फाइल। आप बताओ इनमें से कौन फाइल का पार्ट नहीं। फाइल के प्रकार फाइल के पार्ट मैंने यहां लिख दिए। फाइल में देखिए शोल्डर होता है, ये देखिए ये शोल्डर है, शोल्डर के साथ हील, ये वाला पार्ट हील होता है। फिर इसके बाद फेरल, देखो फेरल तो होता है, फेरल कहीं है नहीं है, ये है, ये देखिए ये हमारा फेरल है ना, जिसमें वो लगी होती है हमारी, कह सकते हो पूरी ब्लेड। लेकिन बैरल इसका पार्ट नहीं होता। ओके, तो याद रखिएगा बैरल जो है किसी फाइल का पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है अगला, ये लो। अब ये वाला सवाल देखिए क्या है बच्चों, बोला जा रहा है निम्न में से सरफेस रफनेस आर ए का मान बताइए क्या है। अरे भाई ये बता सकते हो यार, हरा सरफेस रफनेस आर ए का मान क्या है, तो याद करो आर ए के मान को हम ए से शो करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला उत्तर होना चाहिए, ये वाला। ठीक है बच्चों, यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, यहां पर क्या लिखते हैं, ये सारी बातें मैंने बताई। ये छूट बताती है, ये लेंथ बताती है, हर एक चीज मैंने बताया है आपको और कायदे में बताया, इसलिए उसको अच्छे से याद कर लेना। हाँ नेक्स्ट आइए, बताइए 3 बार अगर उल्टे त्रिभुज बनाए हैं तो क्या। हाँ मैंने देखो हर एक चीज को क्लियर किया, एक छोटी चीज और बच रही थी उसको भी बता दूं। बच्चों जब एक कर्व होता है तो ये सबसे खराब रफनेस होती है, सबसे खराब सरफेस फिनिश होती है, और ये सबसे बेस्ट सरफेस फिनिश होती है। बच्चों याद रखना, जब भी कभी कर्व बना हो तो बिना मशीनिंग की सतह इसको बोला जाता है। एक त्रिभुज बना हो तो साधारण मशीनिंग की सतह, 2 त्रिभुज हो तो ग्राइंडिंग की सतह, और 3 त्रिभुज हो तो फाइन ग्राइंडिंग की सतह, और 4 त्रिभुज हो जिसको आप बोलते हैं सुपर सरफेस फिनिशिंग, सुपर फिनिशिंग प्रोसेस। और सुपर फिनिशिंग प्रोसेस बताइए क्या आता है, लैपिन और होनिन, है ना। तो आप लोग इसको भी याद करिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं फिर से बना दूं। अगर सिंगल इस तरह से हमारा कर्व है तो इसका मतलब है बिना मशीनिंग सतह, है ना। इसमें कोई मशीनिंग सतह नहीं है, अभी तक इसमें कोई मशीनिंग नहीं की गई। सर इसके अलावा जो है एक त्रिभुज ऐसे बनाऊं तो क्या मतलब होगा, सर इसका मतलब होगा साधारण मशीनिंग, साधारण मशीनन। रखिएगा। उसी तरह से बताइए अगर यहां पर ऐसे 2 त्रिभुज बने हो तो इसका क्या मतलब होगा, सर इसका मतलब होगा ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग क्रिया। और इस तरह से देखो अगर 3 त्रिभुज बने हैं, 3 त्रिभुज बने हैं तो इसका मतलब क्या होगा, सर इसका मतलब होगा फाइन ग्राइंडिंग, फाइन ग्राइंडिंग,
है ना। और बच्चों ध्यान रखना, इस तरह से अगर 4 त्रिभुज बने हैं तो ये सुपर फिनिशिंग प्रोसेस होता है। और सुपर फिनिशिंग प्रोसेस में बताइए क्या आता है, लैपिड आता है और मेरे भाई होनिड आता है। देख लो, तो बताइए इस सवाल का सही आंसर किसके साथ जाने वाला है। सर इन्होंने 3 दिया है, तो इसका सही आंसर जा रहा है मशीन फिनिश्ड, माइक्रो मशीनिंग, है ना, सूक्ष्म मशीनिंग नहीं, ग्राइंडिंग फिनिशिंग के साथ जाना चाहिए सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। वैसे फाइन ग्राइंडिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हैं ग्राइंडिंग फिनिशिंग के साथ। नेक्स्ट आइए अगला। बच्चों बोला जा रहा है 30 नंबर सवाल, पेंच की चूड़ियों का अंतराल इतना दिया गया है, भागों की संख्या दी गई है, तो बताइए न्यूनतम लीस्ट काउंट पूछा जा रहा है कि बताइए लीस्ट काउंट क्या है ना। तो मेरे भाई अगर इन्होंने लीस्ट काउंट पूछा है कि बताइए क्या होने वाला लीस्ट काउंट, तो आप सीधा सीधा कहना लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है माइक्रोमीटर के लिए P/N। P का मान 0.5, N की वैल्यू कितनी है 25। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.02 mm। सर ये इसका लीस्ट काउंट निकलेगा 0.02 mm। 0.02 mm तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी वाला उत्तर है। आज मैंने थोड़ा फिनिशिंग के बारे में, सरफेस रफनेस, इनके सिंबल्स ये बहुत बताए, है ना, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। सवाल देखिए क्या है अगला। एक त्रिभुजाकार थ्रेड में एक ओर 90 डिग्री और दूसरी ओर 45 डिग्री का एंगल है, तो बताइए उस थ्रेड का नाम क्या है। एक ओर 90, दूसरी ओर 45। बच्चों ध्यान रखना, एक ऐसी थ्रेड होती है, आपने इसका वो भी देखा होगा, डायग्राम भी देखा होगा, ऐसे ऐसे, बोलो भाई देखा है ना। फिर आगे और बढ़ाइए, ऐसे ऐसे ऐसे। तो बच्चों एक ओर जो है ये एंगल कितना होता है, सर एक ओर ये एंगल होता है 90 डिग्री का और दूसरी ओर ये एंगल होता है 45 डिग्री का। हरा ध्यान रखना, ये हमारी थ्रेड कहलाती है बटरस थ्रेड। ये हमारी कौन सी थ्रेड कहलाती है, बटरस थ्रेड कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही आंसर होगा बटरस थ्रेड। नेक्स्ट आइए अगला। ओके बच्चों 32 नंबर लगाइए जरा, मैं थोड़ा एसी ऑन कर दूं। प्रश्न में देखो 32 नंबर क्या बोला जा रहा है कि मल्टी स्टार थ्रेड में लीड किसके बराबर होती है। इन्होंने बोला है कि मल्टी स्टार थ्रेड में लीड किसके बराबर है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, जब हम मल्टी स्टार थ्रेड की बात करते हैं और बोलते हैं कि लीड किसके बराबर होगी, तो आप सीधा सीधा कहना कि लीड का मतलब हो रहा है यहां पर, एक सेकेंड, तो बच्चों लीड का मान क्या होगा, तो लीड का मान ध्यान रखना 3 टाइम्स पिच होता है, हरा 3 टाइम पिच। लेकिन अगर ये ट्रिपल स्टार्ट होती, डबल स्टार्ट होती तो 2 टाइम्स पिच हो जाता। तो बच्चों जब भी कभी मल्टी स्टार्ट होता है तो 3 टाइम्स इंटू पिच होता है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट, हरा। तो लीड का फॉर्मूला हो जाएगा पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। जितना भी हमारा स्टार्ट होगा वो आप यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट है अगला। नकल थ्रेड के क्रीस्ट और रूट के गोली में होते हैं, ठीक है, गोली में होते हैं, जिनका रेडियस क्या है। मैंने आज ही की वीडियो में बताया है, क्या बताया है कि नकल में जो रेडियस होता है, नकल थ्रेड में जो रेडियस होता है बच्चों, वो क्या होता है, तो कह देना वो 1/4 होता है। किसका 1/4 होता है, पिच का। अगर गहराई पूछी जाती है तो गहराई 1/2 होती है ना, 0.5। तो आंसर इसका 1/4 बोल दो या 0.25 बोल दो, एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सवाल का सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट है बताओ, कट के अनुसार फाइल कितने तरह की होती है। बच्चों जब भी कभी हम कट के अनुसार देखते हैं, पूछते हैं भाई कट के अनुसार बताइए फाइल कितने तरह की होती है, तो कहना कट के अनुसार फाइल 6 तरह की होती है। सिंगल कट फाइल होती है, डबल कट फाइल होती है, स्पाइरल कट फाइल होती है, सर्कुलर कट फाइल होती है, रैप्स कट फाइल होती है, हेलिकल कट फाइल होती है, हरा। तो कट के अनुसार टोटल फाइलों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और ये 6 प्रकार के नाम आप लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, What do the power transmission by the belt depend, हरा। बोला जा रहा है कि बेल्ट द्वारा जो भी प्रसारित शक्ति है वो किस पर निर्भर करती है। बच्चों यहाँ बेल्ट ड्राइव का सवाल है, और याद रखना बेल्ट ड्राइव में अगर आपसे कोई पूछे कि भैया पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो मेरे भाई बेल्ट ड्राइव में पावर का फॉर्मूला होता है T1 - T2 × V। T1 - T2 × V ये हमारा बेल्ट ड्राइव में पावर का फॉर्मूला होता है। इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारी शक्ति है वो टाइट एंड और स्लैट एंड के टेंशन के अंतर के समानुपाती है, यानी अंतर पर निर्भर कर रही है। तो इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जाएगा, टेंशन डिफरेंस बिटवीन द टाइट साइड एंड स्लैट एंड, हरा। डिफरेंस के बराबर होती है, जितना डिफरेंस होगा ज्यादा सर उतनी ही पावर ज्यादा भी ट्रांसमिट होगी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कौन सा स्टड का प्रकार नहीं है। बच्चों स्टड एक्चुअली में, स्टड का मतलब ये होता है कि जिसे हम लोग ब्लाइंड होल में लगाते हैं।
पीछे से स्टड में नट नहीं कसने की जरूरत पड़ती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप टीवी वगैरह देखें तो टीवी का जो पीछे का फ्रेम होता है उसमें नट बोल्ट नहीं लगाना होता, उसमें स्टड लगाए जाते हैं, स्क्रू लगाए जाते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास पहला पार्ट ये हो गया और इस पहले पार्ट में हमने एक होल बना दिया। बच्चों जो होल, ध्यान सुनो, जो होल पूरी गहराई में नहीं बनाया जाता उस होल को बोलते हैं ब्लाइंड होल। तो मैंने यहां पर देखो एक होल बनाया है जो पूरी गहराई में नहीं बनाया गया, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड होल। बच्चों ब्लाइंड होल की यहां पर एक थ्रेड बना देंगे हम लोग और एक स्टड यहां पर पहनाएंगे, ठीक है। बच्चों स्टड में क्या हो रहा है कि यहां पर भी थ्रेड बनी होगी और ये थ्रेड इसमें टस जाएगी। मतलब स्टड में क्या होता है कि हमें पीछे बोल्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बोल्ट और वाशर, नट और वाशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हम लोग पेस्टस की मदद से उसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से टस लेते हैं। तो इन्होंने कहा है कौन स्टड का प्रकार नहीं है, तो सेट स्क्रू, टैप स्क्रू, मशीन स्क्रू, ये सब स्टड है। लेकिन देखो बोल्ट हमारा स्टड थोड़ी ना होता है। बोल्ट लगाते समय हमें पता है हमेशा थ्रो होल बनाना होता है, आर पार होल। अब बोल्ट तभी लगाया जा सकता है जब पीछे से नट कसा जाए। हाँ है, ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट आइए 37 नंबर। बच्चों 37 नंबर सवाल बोला जा रहा है हेक्सा फ्रेम ब्लेड में कौन सा नट कसा जाता है। बहुत बड़ी सवाल है। देखो आप लोग कभी वो ले आइए, क्या बोलते हैं उसको, हेक्सा ब्लेड ले आइए। तो इन्होंने बोला है व्हाट नट आर द हेक्सा फ्रेम ब्लेड टाइट, मतलब हेक्सा ब्लेड में कौन सा नट उसको टाइट करता है। तो बच्चों ध्यान रखना, हम लोग वहां पर जो नट यूज करते हैं वो विंड नट होता है। तो विंड नट की मदद से हम हेक्सा ब्लेड को टाइट किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए आंसर, विंड नट। नेट आइए बच्चों 38 नंबर सवाल बोला जा रहा है बोल्ट और स्क्रू में क्या अंतर होता है। बोल्ट और स्क्रू में, तो बोल्ट और स्क्रू में मैंने अभी आप लोगों को अंतर बताया, अभी अंतर बताया। पहला देखिए क्या लिखा है, द स्क्रू एज थ्रेड ऑल लेंथ, एकदम सही। बच्चों जो स्क्रू होता है उसकी पूरी लंबाई में थ्रेड बने होते हैं, पूरी लंबाई में बने होते हैं, ये बात एकदम सही है। बोल्ट को स्पैनर द्वारा कसा जाता है, ये भी एकदम सही है। स्क्रू हेड में ढांचा बना होता है, बिल्कुल स्क्रू हेड में ढांचा बना होता है जिसमें स्क्रू ड्राइवर फिट किया जाता है। तो सर ये सारे के सारे पॉइंट हमारे एकदम सही हैं, है ना, इसीलिए इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट आइए, अगला सवाल देखिए। वह उपकरण जिसमें तारखंड को पकड़ा जाता है तथा सहारा दिया जाता है, आपको वह उपकरण बताना है जिसमें तारखंड को पकड़ा जाता है, सहारा दिया जाता है और निर्देशित किया जाता है तथा कटिंग टूल को गाइड भी किया जाता है। मतलब जॉब को पकड़ना भी है, सहारा भी देना है और टूल को गाइड भी करना है। तो मेरे भाई टूल को गाइड करना है, जॉब को पकड़ना है, ये पूरा ना पूरा काम किसका होता है, जिट्स का होता है ना। जिट्स मैंने आपको बताया था कि ये जॉब को होल्ड भी करता है, जॉब को सहारा भी देता है, उसके साथ साथ हमारा जो टूल है सर उस टूल को गाइड करने का भी काम ये करता है। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना, तो इसका सही आंसर हमारा जिट्स के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट है अगला, चलो अगला सवाल देखिए। बच्चों अगला सवाल क्या लिखा है, जिब हेड का एक टेपर। बच्चों आपको मैं बता दूं, जिब हेड का जो टेपर होता है जिसका हेड वर्गाकार है और 45 डिग्री पे चैम्फर होता है, इसकी प्रमुख लाभ क्या है। इन्होंने इस टी का प्रमुख लाभ, टी का मतलब होता है कुंजी, इस टी का प्रमुख लाभ आपको पता है जिब हेड की कैसे होती है। ये देखिए सर ऐसे कुछ होती है जिब हेड की, ऐसे। इसमें ये जो चैम्फरिंग की जाती है ना बच्चों, ये चैम्फरिंग 45 डिग्री पे की जाती है, यही लिखा है ये है हमारी जिब हेड की। जिब हेड की सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है ये कि इस हेड की वजह से आसानी से असेंबली और डिसअसेंबली कर सकते हैं, यानी आसानी से लगा सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो यह टेपर में बनाना आसान होता है, एकदम से टेपर बनाया जाता है। इसे फिट करना आसान होता है, एकदम से। इसका हेड फिट करने के बाहर रहता है जिसे आसानी से निकालना आसान होता है, बिल्कुल एकदम सही। जब आप इस चीज को लगाते हैं ना शाफ्ट और उसमें हब में, तो ध्यान रखिएगा इस हेड की वजह से हम आसानी से इसकी डिसअसेंबली कर सकते हैं, है ना। बच्चों ध्यान रखना ज्यादातर ऑटोमोबाइल में यही की इस्तेमाल की जाती है, मेन ऑटोमोबाइल में। बच्चों इस तरह की की को बताइए हम किस नाम से जानते हैं, सर इसको बोला जाता है जिब हेड की। ध्यान रखना ये हमारी की कहलाती है जिब हेड की, जिब हेड की कहलाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। सैडल की को फिट करने के लिए टी वे का मतलब होता है, टी वे कुछ नहीं है सर, टी वे ना एक तरह का कैसे तो ढांचा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये मान लीजिए तुम्हारे पास शाफ्ट है,
और इस शाफ्ट में अगर हमने एक ढांचा बना दिया बच्चों जिसमें हम की पहनाएंगे ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो ये जो ढांचा काटा जाता है बच्चों, इस ढांचे को बताइए किस नाम से जाना जाता है? सर इसी ढांचे को बोला जाता है टी वे। ओके, तो बच्चों जब हम सैडल की पहनाते हैं, कौन सी की? सैडल की। तो सैडल की हमेशा हब में पहनाई जाती है। देखो जैसे कि मान लीजिए मैंने ये हब बनाया, ये मैंने हब बनाया, हब के अंदर ये बना दी मैंने साफ्ट, ये साफ्ट बना दी। तो बच्चों जब भी कभी हमें सैडल की पहनानी होती है वो हमेशा हब में होती है, साफ्ट में पहनाई नहीं जाती, सिर्फ हब में होती है, ऐसे, है ना। तो जो टी केवल हब में पहनाई जाती है बच्चों, ऐसी टी तो बताइए हम किस नाम से जानते हैं? सैडल की के नाम से जानते हैं। सैडल की दो तरह से हो सकती है सर, या तो वो फ्लैट सैडल की हो सकती है, या तो वो बताइए कैसी सैडल की हो सकती है? हॉलो सैडल की हो सकती है, हॉलो, फ्लैट या हॉलो, है ना। तो किसमें टी वे बनाया जाता है? तो कह देना टी वे सिर्फ हब में बनाया जाता है। बाहर वाला पोर्शन हब होता है और अंदर वाला पोर्शन बताइए क्या होता है? सर साफ्ट होती है। ठीक, तो आंसर होता है किसके साथ जाएगा? साफ्ट और हब दोनों में काटा होता है ढलत, केवल साफ्ट में ढलत, केवल हब में। ये सही है, ये सही है। सैडल की के लिए टी वे हमेशा केवल हब में होता है बच्चों। इस हब में होता है लेकिन पावर कैसे ट्रांसमिट होती है? सब होता क्या है कि यहां फ्रैक्शन सरफेस की लाइनिंग बिछाई जाती है और इसमें जो पावर ट्रांसमिट होती है ना सैडल की में, वो घर्षण की वजह से ट्रांसफर होती है। किसकी वजह से? घर्षण की वजह से पावर ट्रांसमिट होती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अगला, बिजली की मोटरों को उठाने के लिए हम कौन से बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं? बच्चों इस बात को याद रखना, जितने भी हैवी लोड्स होते हैं, बिजली की मोटर हैवी होती है, हल्की नहीं होती, क्योंकि उसमें आर्मेचर वाइंडिंग होती है, वो बहुत भारी होती है। तो जितने भी हमारे हैवी लोड्स होते हैं उनको उठाने के लिए हम लोग हमेशा आई बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। कितना? आई बोल्ट। अरे आई बोल्ट जो है ना वो हुक जैसी ही दिखाई देती है जैसे कि ट्रेन होता है, तो लेकिन आई बोल्ट का इस्तेमाल हमेशा हैवी लोड को उठाने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अरे 43, टेपर की मोटाई में टेपर कितना होता है ना बच्चों? आपको मैं बता दूं, जब भी कभी आप लोग कोई भी, इन्होंने टेपर टी की बात की है, ठीक है भैया। देखो जब भी कभी आप टी बनाते हो तो टी हमेशा जो है टेपर होती है, ऐसे ऐसे, है ना बच्चों। याद रखना ये जो टी टेपर होती है, इसकी बॉटम सरफेस फ्लैट होती है, बॉटम सरफेस में कोई टेपर नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना इसकी जो टॉप सरफेस होती है उसमें टेपर दिया जाता है 1 in 100, 1 in 100, है ना। 1 in 100 का जो टेपर है वो हम लोग देते हैं। ओके, तो सवाल का सही आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तर होगा कि टेपर की मोटाई में टेपर होता है। कितना टेपर दिया जाता है मोटाई में? तो कह देना 1 in 100 कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। और ये कौन सी टी होती है? तो कह देना इस टी का नाम होता है रेक्टेंगुलर टी। रेक्टेंगुलर टी में ध्यान रखना 1 in 100 का टेपर दिया जाता है। नेक्स्ट है, दो पाइप को जोड़ने के लिए एल्बो का प्रयोग करता है और एल्बो किस कोण पर लगाए जाते हैं? अरे सर एल्बो है, अरे देखो दो पाइप जब जोड़े जाते हैं इस तरह से एल्बो फॉर्म में, तो ध्यान रखना इनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ये इस्तेमाल किए जाते हैं बच्चों। कभी आप देखिए आपके घरों में, अरे एक पाइप ऐसे छत से आया होगा, दूसरा पाइप ऐसे नाली में जाना होगा, इन दोनों पाइप को जोड़ने के लिए हमें एल्बो लगाना होगा। तो एल्बो हमेशा ध्यान रखना दो 90 डिग्री के एंगल वाले पाइपों को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बच्चों 45 नंबर सवाल यह है कि धातु की क्षमता को सभी दिशाओं में बिना किसी हथौड़े या रोलिंग के फ्रैक्चर किए विस्तारित किया जाता है। मतलब हमें ना बिना फ्रैक्चर किए विस्तारित करना है, लिखा है ना, इज द कैपेसिटी ऑफ मेटल टू बी एक्सपेंड इन ऑल डायरेक्शन विदाउट फ्रैक्चर बाय हैमरिंग और रोलिंग। मतलब आपने हैमर किया, रोल किया, लेकिन बिना फ्रैक्चर के वो क्या हो जाए? सर वो एक्सपेंड कर जाए, है ना। तो हैमर से पीट पीट के जब हम एक्सपेंड करते हैं बच्चों बिना फ्रैक्चर से, तो ध्यान रखना ऐसी प्रॉपर्टी को बताइए किस नाम से जाना जाता है? मेलेबिलिटी के नाम से जाना जाता है, आघात वर्धनीयता। नेक्स्ट है, इन सीट मेटल ऑपरेशन 2 एजेस आर ज्वाइंट। हाँ, इन्होंने बोला है कि सीट मेटल शॉप में अगर 2 एजेस हमारे ज्वाइंट होते हैं तो बताइए उस प्रोसेस का नाम क्या है? तो याद रखना बच्चों जब भी कभी 2 हमारे एजेस ज्वाइन होते हैं उस प्रोसेस का नाम होता है सीमिंग। क्या बोलते हैं? सीमिंग। लेकिन हाँ ये सिर्फ सीट मेटल शॉप में सीमिंग बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम अपने जो भी सीट्स होती है ना उसको इस फॉर्म में जोड़ देते हैं, ऐसे बना देते हैं, और दूसरी जो सीट होती है उसका भी ऐसा फॉर्म बना देते हैं, है ना, फिर ये आपस में ज्वाइंट कर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है 47 नंबर। ये सवाल प्रीवियस ईयर सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। इन्होंने बोला है कि यदि थीटा बराबर 10 डिग्री हो
है ना। यदि थीटा बराबर कितना हो 10 डिग्री हो, थीटा मान दिया गया, तो ऊंचाई ए का मान बताओ। ठीक है, ये ऊंचाई ए की वैल्यू बतानी है और अगर थीटा ए का मान, ये लंबाई 200 है। बच्चों चित्र ना एक्चुअली में क्या होता है, जब प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं ना तो डायग्राम थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं, है ना। तो लेकिन कई बार हमें समझना भी पड़ता है कि क्या आंसर होना चाहिए। जैसे कि यहां पर देखो साइन बार की लंबाई 200 mm दी जा रही है। आपको पता है कि जब भी कभी साइन बार के लिए साइन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, साइन का मतलब होता है लंब बटे टर्न, तो लंब तुम्हारा ए और टर्न तुम्हारा 200, देख लो। लेकिन जब साइन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ना तो साइन थीटा इस्तेमाल करना होगा, लंब बटे टर्न। तो मेरे भाई अगर यहां से ए की वैल्यू निकाली जाए तो 200 और साइन 10 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 0.1736 ऐसे। तो मेरे भाई अगर ए की वैल्यू निकाली जाएगी तो 17.36, 2 जीरो में मल्टीप्लाई कर दिया, गुणे 2, तो 17 दूनी 34 और 36 दूनी 72। ये देखो 34.72 mm। सर 34.72 mm, ये सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सवाल का सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला 25 TPI आरी ब्लेड में दो नजदीक तीर्थों के बीच की दूरी। अरे भाई दो नजदीक तीर्थ के बीच की दूरी होती क्या है, तो कहना दो नजदीक तीर्थ के बीच की दूरी तो सर पिच होती है। और आपने बताया था कि जब TPI दिया जाता है ऐसा तो सीधा सीधा बताइए उसकी पिच क्या हो जाएगी, 8/25 इंच। उल्टा कर देते बस और सीधा सीधा वो पिच निकलाता है 8/25 इंच, और कुछ करने नहीं होता। इग्निशन कॉइल, बच्चों ये इंजन का सवाल है कि इग्निशन कॉइल 12 वोल्ट की बैटरी को क्या बना देता है, है ना। तो इंजन में जब आप लोग पढ़ते हैं कि इग्निशन कॉइल 12 वोल्ट की बैटरी को कितना बना देता है, तो स्पार्किंग करने के लिए हमें जरूरी होता है 20,000 से 25,000 वोल्टेज। तो इग्निशन कॉइल 12 वोल्ट की बैटरी को ध्यान रखना 20,000 वोल्टेज बनाता है। इसीलिए बोला जाता है कि इग्निशन कॉइल में जो ट्रांसफार्मर होता है वो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट आइए, इग्निशन सिस्टम में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है, वही सेम सवाल, है ना। तो ध्यान रखना इग्निशन सिस्टम जो है वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज बनाता है, 6 वोल्ट को 20,000 बनाता है, इसलिए बोला जाएगा कि उसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट सवाल। तो बच्चों हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या है। बोला जा रहा है कि डबल कट रेती में फंसे दांते में प्रथम कट 60 डिग्री पर होता है तो दूसरा कट क्या होता है। ये टाइप्स ऑफ फाइल का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ कट के अनुसार, कट के प्रकार के अनुसार हमारी जो फाइल होती है वो 6 प्रकार की होती है। 6 फाइल में पहली होती है सिंगल कट, दूसरी होती है डबल कट। डबल कट में ध्यान रखना जो प्रथम कट होता है वो 60 डिग्री पर लगाया जाता है और जो दूसरा कट होता है दोस्त मेरे वो कितने डिग्री पर लगाया जाता है, सर वो 75 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए अगला। आर्क वेल्डिंग में किसका उपकरण का प्रयोग करते हैं। अरे मेरे भाई आर्क वेल्डिंग है, तो आर्क वेल्डिंग में मेन जो होता है दोस्त मेरे वो इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है सर, आर्क वेल्डिंग में मेनली इलेक्ट्रोड होता है। अब वो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरह की हमारी पोलैरिटी है। मैंने आपको 2 तरह की पोलैरिटी बताई है इसमें, एक स्ट्रेट एक रिवर्स। जाते नोट्स खोल के देखिएगा। मैं फिर से बता दूं, जब मैं कोई क्वेश्चन बता देता हूं डिटेल में तो ये मान के चलता हूं कि उसका सोल्यूशन है आपके पास, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए अगला। बच्चों अगला सवाल है कि वी ब्लॉक में ए और बी ग्रेड की लंबाइयां कितनी है। ये भी मैंने आपको क्लियर किया है पिछले वाले वीडियो में। तो ध्यान रखना जो वी ब्लॉक होता है वो 2 ग्रेड में पाया जाता है, एक ए और दूसरा बी। ए ग्रेड की लंबाई 100 mm होती है और बी ग्रेड की लंबाई 300 mm होती है। नेक्स्ट आइए, बीएसडब्ल्यू थ्रेड का पूरा नाम क्या है। मेरे भाई जब हम कहते हैं बीएसडब्ल्यू थ्रेड, इसका पूरा नाम होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड, है ना। ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड। और बीएसडब्ल्यू थ्रेड का एंगल बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 55 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए बच्चों, बोला जा रहा है कि विच वाइस हैव विंड नट। आप मुझे बताइए इनमें से कौन सी वाइस में विंड नट होता है। विच वाइस हैव विंड नट, बेंच वाइस, पाइप वाइस, पिन वाइस, हैंड वाइस, है ना। तो याद रखिएगा जब भी कभी विंड नट की बात आएगी कि विंड नट का इस्तेमाल कहां पर होता है तो कह देना पाइप वाइस। ओके, तो जो हमारी चूड़ियां पाइप में लगाई जाती हैं सर, उनमें ध्यान रखना हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं सर, विंड नट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जा रहा है, बी वाला उत्तर होगा। नेक्स्ट आइए, एक छेद जो घटक की पूरी गहराई के माध्यम में नहीं बनाया जाता। अरे देखो सवाल लिखा हुआ है कि एक ऐसा होल जो घटक की पूरी लंबाई में नहीं बनाया जाता। तो मेरे भाई जो होल पूरी लंबाई में बनाया जाता है
ध्यान रखना। आप पता है दो तरह के होल होते हैं, एक होता है थ्रो होल, याद रखिएगा दो तरह के होल होते हैं, एक होता है थ्रो होल। सर थ्रो होल तो बताइए कौन से नाम से जानते हैं, आर पार होल, आर पार होल को थ्रो होल कहते हैं, हरा। ओके, एक होल होता है ब्लाइंड होल। ब्लाइंड होल का मतलब क्या होता है सर, ब्लाइंड होल का मतलब होता है एक ऐसा होल जो आर पार नहीं बनाया जाता, ब्लाइंड होल, है ना। तो प्रश्न यही तो था, एक ऐसा होल जो घटक की पूरी लंबाई में नहीं बनाया जाता, उसको हम लोग किस नाम से जाना जाता है सर, उसको बोलते हैं ब्लाइंड होल। ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए अगला, बताइए। बच्चों बोला जा रहा है लेथ के काटने के उपकरण के दो राइट एंगल होते हैं, बिल्कुल एकदम सही है। हम लोग किसी भी कटिंग टूल में दो तरह के रेट एंगल होते हैं, एक बैक रेट एंगल होता है बच्चों और दूसरा होता है साइड रेट एंगल, है ना। बैक रेट एंगल, साइड रेट एंगल, ये हमारे दो तरह के रेट एंगल होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा जाएगा, सी वाला उत्तर जाएगा। रेट एंगल दो प्रकार के होते हैं, बैक रेट एंगल, साइड रेट एंगल। रेट एंगल ऑफ अ लेथ टूल, लेथ टूल का जो रेट एंगल होता है वो क्या होता है। रेट एंगल मैंने आपको बताया है, हरा। बच्चों ध्यान रखना, लेथ का जो रेट एंगल होता है वो तीनों तरह का हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है। बस अंतर है कि पॉजिटिव कहां यूज करते हैं, नेगेटिव कहां यूज करते हैं, है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए पॉजिटिव रेट एंगल कहां यूज करते हैं, तो बच्चों जो हमारा टर्नर है ना, या टर्निंग प्रोसेस लिख लेते हैं, टर्निंग प्रोसेस, शेपिंग प्रोसेस, इनमें हम लोग पॉजिटिव रेट एंगल यूज करते हैं। नेगेटिव रेट एंगल का यूज कहां करते हैं, तो कह देना इसका यूज करते हैं ग्राइंडिंग में। ग्राइंडिंग में हम लोग नेगेटिव रेट एंगल, जीरो रेट एंगल का यूज बच्चों थ्रेड कटिंग में करते हैं। जो हमारा चूड़ी काटने वाला टूल होता है उसमें ध्यान रखना जीरो रेट एंगल का इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अगला, एक छेद को खत्म करने के और बड़ा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले काटने के टूल को कहते हैं एक कटिंग टूल यूज टू फिनिश एंड इनलार्ज, यूज टू फिनिश एंड इनलार्ज द होल। बच्चों साफ साफ लिखा है इनलार्ज द होल, हरा। एक कटिंग टूल यूज टू फिनिश एंड इनलार्ज द होल, ठीक है भैया। अगर उसे कटिंग करना है, इनलार्ज करना है, तो आंसर किसके साथ जाएगा, रीमर के साथ। थोड़ा इंग्लिश हिस्ट्री गलत लिखी है, मरना, नल, ये सब गलत है। इसका सही आंसर रीमर जाएगा, क्योंकि साफ साफ लिखा है फिनिश भी करना है, इनलार्ज भी करना है। तो फिनिश और इनलार्ज करने के लिए हम लोग रीमर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, 60 नंबर ये लिखा है, एक काटने के उपकरण का चीमड़पन का अर्थ क्या होता है। बच्चों चीमड़पन जिसको आप टफनेस कहते हो, और टफनेस का मतलब क्या होता है, तो कहना टफनेस का मतलब होता है कि जो आपको इंपैक्ट लोड सहन कर सके, है ना। तो इंपैक्ट लोड सहने का जो गुण होता है बच्चों, ध्यान रखना, उसी गुण को हम टफनेस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपैक्ट लोड लगाकर ही टफनेस की टेस्टिंग भी होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए अगला, 61 बच्चों 61 नंबर यानी 61 नंबर बहुत प्यारा सवाल है, इसको देखिए और बताइए आंसर क्या होना चाहिए। 61 नंबर सवाल में बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा अक्सर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, इनमें से बताइए कौन मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, हरा। देखो टर्निंग टूल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, टर्निंग टूल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, प्लेनिंग सर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो आप बताओ इनमें से कौन हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होगा, तो कहना मिलिंग और ड्रिलिंग। सर मिलिंग और ड्रिलिंग ये हमारे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, विच टेपर इज यूज्ड फॉर स्पिंडल, स्पिंडल में बताइए कौन सा टेपर दिया जाता है और क्या है का स्पिंडल है, ये भी देखिए। सर इन्होंने खराद हेड का स्टॉक बोला है, यानी लेथ मशीन का स्पिंडल की बात कर रहा है। तो लेथ मशीन की स्पिंडल में हम लोग हमेशा मोर्स स्टैंडर्ड टेपर देते हैं। कौन सा, मोर्स स्टैंडर्ड टेपर देते हैं। ब्राउन एंड शार्प टेपर, हरा, ये भी हम लोग दिया जाता है बच्चों, और ये हम लोग ब्राउन एंड शार्प टेपर ज्यादातर मिलिंग मशीनों में देते हैं। तो क्या देना, मिलिंग मशीनों में ब्राउन एंड शार्प टेपर देते हैं। नेक्स्ट आइए अगला, ये सवाल बढ़िया और इसको इंपॉर्टेंट भी लीजिएगा। सवाल लिखा है वृत्त पर एक बिंदु द्वारा उत्पन्न वक्र जब वृत्त एक सीधी रेखा पे लुढ़काया जाता है, हरा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा, और इस सीधी रेखा पे एक मेरे पास ये वृत्त है और इसको मैं बिना फिसले लुढ़काना चाहता हूं। तो मेरे भाई अगर इस वृत्त को बिना फिसले लुढ़काऊंगा तो बिंदु ए जो पहले टॉप की पोजीशन पे था, आधे चक्कर बाद वो नीचे आएगा और फिर आधे चक्कर बाद वो कहां आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आधे चक्कर बाद ये बिंदु नीचे आएगा और फिर आधे चक्कर बाद ये बिंदु ऊपर चला जाएगा। अब मेरी बात समझो, तो हमने एक वृत्त को किसी स्ट्रेट लाइन में बिना फिसले लुढ़काया है, तो जब इसको बिना फिसले लुढ़काएंगे ना तो एक कर्व बनेगा, ये कर्व, ये देखिए
बच्चों ये जो टर्म बनता है इस टर्म का पता है नाम क्या होता है? सर इस टर्म का नाम होता है साइक्लॉइड। साइक्लॉइड साइक्लॉइड टर्म तभी बनता है जब सर्कल के किसी बिंदु का बिंदु पद लेते हैं और ऐसा सर्कल जो एक स्ट्रेट लाइन में लुटाया जा रहा है। तो आंसर स्टैटिस्टिक्स के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ, सर साइक्लॉइड टर्म के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये लो बच्चों 64 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बोला है कि डियर में एक्स के रूप में बताइए क्या है ना। ये थोड़ा उठाया गया सवाल है एक्चुअली में, इसका डायग्राम में जब उसमें दूंगा तो थोड़ा साफ कर दूंगा है ना। डायग्राम कुछ ऐसे था कि एक ऐसे डियर तीत दिखाया गया था, दूसरा डियर तीत ऐसे दिखाया गया था, ऐसे ऐसे है ना। फिर यहां से जो है इन्होंने ऐसे कुछ दिखाया था, ऐसे चल भाई बन जा, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे कुछ था, ऐसे था। और फिर इन्होंने जो एक्स दिखाया है वो ये एक्स दिखाया है, यहां से यहां तक का एक्स ऐसे। तो बच्चों पता है इसे किस नाम से जाना जाता है? सर इसे बोला जाता है फेस की चौड़ाई। बच्चों डियर का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है दांतों का, इसे बोलते हैं फेस, और ये होता है फेस की चौड़ाई, है ना। तो आंसर बताइए फेस विड्थ के साथ जाने वाला है, ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर जाएगा, फेस की चौड़ाई। ओके चलो नेक्स्ट आइए। अडेंडम डेडेंडम मैंने पहले बता रखे हैं, और जो चीज मैं पहले बता चुका हूं उसको आज के लेक्चर में मेन हमने पता क्या पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ा, सरफेस रफनेस, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस ढलवा लोहा में मशीन टूल में टूल चैटर को कम किया जाता है ना। बच्चों ध्यान रखना, एक ऐसा ढलवा लोहा जिसका नाम है ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन का सिलेंडर ज्यादातर बनाते हैं, या वो सारी मशीनें जहां पर वाइब्रेशन आना होता है ना बच्चों, ध्यान रखना वहां पर हम ग्रे कास्ट आयरन का यूज करते हैं। पता है ऐसा क्यों? ध्यान रखना ये हमारा वाइब्रेशन एब्जॉर्बर होता है, ये एक ऐसा कास्ट आयरन होता है जो हमारा वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाइब्रेशन एब्जॉर्बर होता है। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा? ए, हरा। तो वाइब्रेशन जहां जहां आने होते हैं और हमें चाहिए कि वो वाइब्रेशन खत्म किए जा सके, सर वहां पर हम लोग हमेशा ग्रे कास्ट आयरन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आइए अगला। कौन सा फिनिशिंग ऑपरेशन में टूल एक ही समय में एक साथ घूमता है और आवाजाही करता है? आवाजाही का मतलब रेसिप्रोकेट करता है, ठीक है। विच फिनिशिंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द टूल दैट रोटेट एंड रेसिप्रोकेट साइमल्टेनियसली, यानी घूमता भी है अंदर भी जाता है। तो घूमने के साथ अंदर जाना है बच्चों, ये लैपिंग में होता है। लैपिंग में ध्यान रखना जो हमारी मशीनिंग की जाती है वो ज्यादातर किस सरफेस में की जाती है? इंटरनल सरफेस में, आंतरिक सतह में। तो आंतरिक सतह में ये हमारा जो टूल है वो घूमता भी है, घूमने के साथ अंदर भी जाता है, घूमने के साथ अंदर जाता है, ऑप्शन नंबर सी लैपिंग। नेक्स्ट आइए। 67 नंबर सवाल बोला जा रहा है, इस्पात को आवश्यक तापमान तक गर्म करके कुछ समय तक उसी तापमान में रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब बात की गहराई समझो, हमने स्टील को किसी तापमान तक रखा, गर्म किया मतलब, और उसी तापमान तक कुछ देर तक रखा, हरा। तो बच्चों होता क्या है कि जब भी कभी हम स्टील को गर्म करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना जो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, हरा। तो बच्चों क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर तक गर्म करते हैं। अच्छा कितने ऊपर तक गर्म करते हैं? तो कह देना ये गर्म करते हैं 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर तक। हालांकि इसी टेम्परेचर पे कुछ देर उसको रखते हैं ताकि अच्छे से गामा आयरन बन जाए, हरा। उस रखने की जो क्रिया होती है बच्चों उसको बोलते हैं सोटिन पीरियड। क्या नाम से जाना जाता है? सोटिन पीरियड, सोटना। भाई हमने छुआ के थोड़ी ना वापस आना है। अगर छुआ के वापस आ जाए तो बताइए क्या ही बनेगा, है ना। तो छुआ के वापस नहीं आना, एक्चुअली में कुछ समय तक वहां रखना है, डेट इज कॉल्ड सोटिन पीरियड। ऑप्शन नंबर हमारा कितना जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट आइए। लेथ मशीन में कंपाउंड रेस्ट का अधिकतम घुमाव क्या होता है? बच्चों जो कंपाउंड रेस्ट होता है ना वो पूरा घूम सकता है, पूरा घूम सकता है। तो इसका जो अधिकतम आंसर जाएगा वो हमारा 360 डिग्री तक जाएगा। कंपाउंड रेस्ट जो है हमारा पूरा 360 डिग्री घूम सकता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? कई बार जनरल फिजिक्स के सवाल भी आप लोग के लेवल में आते हैं। एलपीजी ध्यान रखना, एलपीजी में मेन दो तरह की गैसें यूज करते हैं, उनमें से एक गैस होती है ब्यूटेन और दूसरी गैस बताइए कौन सी होती है? प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन याद रखना, ब्यूटेन और प्रोपेन का जो नाम होता है ये हमारा कहलाता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। ब्यूटेन और प्रोपेन होती है इसमें, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस पाइप के थ्रेड का प्रकार होता है? इन्होंने बोला है कि बताइए इनमें से वो कौन सा पाइप है जिसमें थ्रेड यूज होती है। तो भैया थ्रेड यूज करने वाला जो पाइप है वो हमारा बीएसपी थ्रेड है। बीएसपी का मतलब ही होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड,
है ना, यानी ये थ्रेड हमारी पाइपों में यूज की जाती है। राउंड कीटा टेपर कितना होता है, देखो मैंने अभी आपको कीटा टेपर बताया था 1 in 100, लेकिन 1 in 100 जो होता है वो रेक्टेंगुलर कीटा टेपर होता है बच्चों। इसी तरह से हमारे पास एक राउंड की भी होती है। राउंड कीटा टेपर पूछा जाता है तो हमेशा याद रखना, राउंड कीटा टेपर आपको बताना है 1 in 50। 1 in 50 जो होता है वो राउंड कीटा टेपर होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए बच्चों, अगला सवाल है, यदि आप स्विच बोर्ड में छेद करना चाहते हैं तो आप कौन सी मशीन, अरे स्विच बोर्ड समझते, जैसे कि मान लीजिए आप अपने घरों में वो जो बोर्ड होते हैं ना, प्लग लगाने वाले बोर्ड, वो लगाना है, तो उसके लिए दीवारों में छेद करने होंगे भाई, तो बताइए कौन सी ड्रिल मशीन यूज करते हैं। तो बच्चों वहां पर जो ड्रिल मशीन यूज की जाती है वो होती है हैंड ड्रिल मशीन। हैंड ड्रिल मशीन के यूज से हम लोग स्विच बोर्ड में छेद करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए 73 बच्चों, 73 नंबर बोला जा रहा है कि बच्चों यहां पर एक डायमेंशन दी है 20 प्लस 0.015 और नीचे दिया है माइनस 0.005 ऐसे। तो बोला जा रहा है कि बताइए सर तब सहनशीलता क्या है। सहनशीलता का मतलब होता है टॉलरेंस क्या है। तो मेरे भाई आप मुझे बताओ, अगर मैं इसका टॉलरेंस पूछूं कितना होना चाहिए, तो अगर टॉलरेंस निकालना है तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दो मेरे भाई। तो चूंकि ये माइनस में है ना, तो माइनस माइनस करेंगे तो माइनस माइनस वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा सर, माइनस माइनस बन जाएगा ऑटोमेटिक प्लस। देख लो कितना आंसर जाएगा 0.02 mm। ये सवाल का सही आंसर होना चाहिए 0.02 mm, ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का सही आंसर हो। टॉलरेंस का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेथ का बेड किससे बनाया जाता है बच्चों, ध्यान रखना, जो हमारा बेड होता है ना, किसी भी मशीन का बेड हमेशा एक ही लोहे से बनाया जाता है, डेट इज कॉल्ड कास्ट आयरन। कास्ट आयरन से बनाया जाता है बच्चों। ध्यान रखना, कास्ट आयरन में खूबी होती है वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। इसके अलावा जो है कास्ट आयरन ना, उसकी हाई कॉम्प्रेशन स्ट्रेंथ होती है, और हाई कॉम्प्रेशन स्ट्रेंथ की वजह से ही हम उसको जो किसी भी मशीन का बेड है वो कास्ट आयरन का बनाते हैं। 75 देखिए बच्चों, 75 नंबर बोला जा रहा है 5, 30, H7 और D9 ऐसे ही तो लिखा है। तो बताइए इन्होंने बोला है D9 क्या बताता है, मैंने पूरा डिटेल बताई आपको। कैपिटल H हमारा होल के लिए होता है और स्मॉल d जो है वो शाफ्ट के लिए होता है। अरे ये किसके लिए होता है, शाफ्ट के लिए, है ना। तो छेद का आकार, शाफ्ट का आकार, हाँ ये सही हो सकता है। शाफ्ट का साइज बताता है हमारा D20, स्मॉल लेटर वाला जो है वो शाफ्ट के बारे में बताएगा, फिट नहीं बताता। एक्चुअली में फिट तो दोनों को मिला के बताया जाएगा। ओके, तो इसका सही आंसर हमारा शाफ्ट का साइज जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सवाल में से उत्तर। ठीक है दोस्त, तो यहां पर देखो हमारा फिटर का सेट नंबर 07 फिनिश हो गया, और कल परसों तक हो सकता है हम इसको पूरा फिनिश कर देंगे, है ना। 3 सेट बाकी है, बहुत जल्दी हम 3 सेट भी फिनिश कर देंगे। चलो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू वेरी मच।